Hello everyone. So let's start with internal structure of the earth. तो we know कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वो है क्रस्ट बाहरी, मेंटल बीच का और कोर सबसे इनर मोस्ट. तो उसमें भी आप देखते हैं कि बहुत सब डिविजन्स हैं. जैसे कि क्रस्ट इतना हुआ. देन मेंटल में अपर मेंटल और लोअर मेंटल आ जाएगा, और कोर में आउटर कोर और इनर कोर. तो इसी के बेसिस पे जो बाउंड्री लाइंस है उनका क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं. तो जो क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करती है उसको मोहो, डिसकंटिन्यूटी, मोहरो विविक बोलते हैं. मोहो से याद कर सकते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी होती है. जो मेंटल और कोर को सेपरेट करती है वो गुटेनबर्ग होती है. और अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच पे भी आप देख पा रहे होंगे डिफरेंस. तो इसको रेपिटी बोलते हैं, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी. और आउटर और इनर कोर वाले जो डिसकंटिन्यूटी है इसको लेमन कम डिसकंटिन्यूटी. तो मोहो और गुटेनबर्ग तो इम्पॉर्टेंट है याद करना एकदम, कि क्रस्ट मेंटल का और गुटेनबर्ग हो गया मेंटल कोर का. देन क्रस्ट पे आते हैं. तो क्रस्ट जो है जो सबसे आउटर मोस्ट होता है, सब्सटेंशियल एंड बिटर पार्ट होता है, ब्रिटल. और ये सियाल से बना होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम. और इसकी जो डेंसिटी है अप्रॉक्सीमेटली 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. मतलब और अर्थ की एवरेज डेंसिटी 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मानी जाती है. तो हम जैसे जैसे अंदर जाते हैं ना, इसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है. इसकी डेंसिटी विद इन दिस बढ़ती जाती है. एंड मेंटल में देखिए तो मेंटल ही फॉर्म करता है 83% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम, एंड इट होल्ड 67% ऑफ द अर्थ मास. मेंटल जो है सीमा का बना है, सियाल और मैग्नीशियम. वो सियाल था, ये सीमा था. और कोर जो है ये 16% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम होल्ड किए हुए है, एंड 33% ऑफ द अर्थ मास. और ये किसका बना हुआ है? तो नाइफ. इसमें भी जो आउटर कोर है वो नाइफ का है, निकल और आयरन का बना हुआ है. एंड द नेचर ऑफ द आउटर कोर जो है वो लिक्विड होता है, और इनर कोर सॉलिड हो जाता है ना. और ये भी नाइफ का ही बना होता है, जिसमें 80% आयरन होता है. दस अर्थ स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज ऊपर का सियाल, देन बीच का सीमा, एंड देन नीच का और द इनर मोस्ट कंप्राइज ऑफ नाइफ. सो द एवरेज डेंसिटी कीपिंग इन माइंड ऑल थ्री क्या हो जाएगा? एवरेज 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और सबसे ज़्यादा डेंसिटी कोर पे पाई जाएगी. तो ये याद रखना होगा ना कौन किसका. तो ये जो है ये सॉलिड होता है. अपर मेंटल जो है सेमी सॉलिड होता है. देन ये जो है ये मैंने ऐसे ही याद किया, ये इनर कोर सॉलिड होता है तो ऊपर लिक्विड, और जब लिक्विड आएगा तो ऊपर सॉलिड आएगा. तो सॉलिड लिक्विड का ऐसे ही चलते रहता है. तो ओके, ये ध्यान रखना है. इसके अलावा जब हम नीचे जाते हैं अर्थ क्रस्ट से, तो पर डिग्री अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है एवरी 32 मीटर पे. और ओशनिक क्रस्ट जो है वो कंपोज्ड ऑफ क्या होता है? डेंस आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकेट, इग्नियस रॉक्स जैसे कि बसाल्ट. देन एलिमेंट और बाई वेट देखा जाए तो ऑक्सीजन 46.6%, मतलब ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है. ओके, हमारे अर्थ में 46.6%. जैसे हम एटमॉस्फेयर में जब बात करते हैं तो नाइट्रोजन की बात करते हैं, बट सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट जो है वो है ऑक्सीजन बाई वेट. देन सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%. देन सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज ये हमने पढ़ा. मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी जो है ये क्रस्ट और मेंटल के बीच की है. स्थेनोस्फीयर है ये हाईली विस्कस है. देखा हमने सेमी सॉलिड या लिक्विड ही है, एंड इट इज़ डक्टाइल पार्ट ऑफ द मेंटल. देन रेपिटी डिसकंटिन्यूटी ये लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच की है. गुटेनबर्ग बिटवीन मेटल एंड आउटर कोर, एंड लेमन कंटिन्यूटी बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर. सो अब हम देखते हैं, अब आउटर सरफेस ऑफ अर्थ देख रहे हैं हम सिर्फ, मतलब क्रस्ट. सो क्रस्ट के अंदर भी डिफरेंट स्फीयर्स है, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर. तो लिथो मीन्स रॉक,
हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे लाइफ रह रही है, तो बायोस्फीयर एक ज़्यादा वाइडर हो जाएगा। तो एक एक करके सबसे पहले इन सबको कवर करते हैं। तो लिथोस्फीयर जो है ये रिजिड रॉकी आउटर लेयर है जो कि कंप्राइज करती है क्रस्ट और आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अपर मेंटल। ओके, तो लिथोस्फीयर डराइव्ड है ग्रीक वर्ड लिथोस और स्फेरिया से, मतलब रॉकी स्फीयर। और मैक्सिमम एल्टीट्यूड जो है लिथोस्फीयर का देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट है जो कि 848 मीटर है, और मैक्सिमम डेप्थ इसकी मरियाना ट्रेंच है, तो ये 11,000 मीटर के अंदर है, मतलब डीप है ये। तो अब देखिए जो डीपेस्ट ट्रेंचेस है वो ज़्यादा बड़े हैं देन आवर मैक्सिमम एल्टीट्यूड माउंटेन्स। ओके, देन about 70% of the earth's surface is covered by water and remaining 29% is land, मतलब 30% लैंड है, बाकी 29% सॉरी लैंड है और बाकी 71% वाटर है। अब अर्थ मूवमेंट देखते हैं। तो अर्थ में भी देखा जाए तो मूवमेंट्स किस तरीके की हो सकती हैं। एक हो सकता है जो एंडोजेनेटिक है और एक एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक मतलब जो लेयर्स है ना अर्थ की, उसके अंदर से अगर कुछ मूवमेंट हो रही है जिसकी वजह से चेंजेस बाहर विटनेस हो रही हैं तो उनको एंडोजेनेटिक फोर्सेस बोलेंगे। और एक्सोजेनेटिक जो बाहर से एटमॉस्फेयर से लग रही हैं। तो एंडोजेनेटिक में 2 टाइप्स है, स्लो मूवमेंट्स और सडन मूवमेंट। तो दूसरा टर्म स्लो मूवमेंट्स को डायट्रोफिज्म देते हैं और सडन मूवमेंट को जो है वो कैटास्ट्रोफिज्म बोलते हैं। तो स्लो मूवमेंट्स में क्या, जैसे कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन और माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस होता है, तो ये एकाएक तो नहीं बन सकता। स्लोली जो प्लेट्स हैं वो टकरा रही हैं, फिर धीरे धीरे अपलिफ्ट हो रही हैं, देन ओवर द टाइम दे फॉर्म अ पर्टिकुलर लेंथ। तो ये स्लोली बन रहा है कॉन्टिनेंट, स्लोली बन रहे हैं माउंटेन। ओके, और इनमें भी माउंटेन्स भी देखा जाए तो इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है। और वहीं हम जब बात करते हैं सडन मूवमेंट से क्या बदलाव आ रहा है, तो जैसे अर्थक्वेक और वल्केनोज का एग्जांपल है। अर्थक्वेक वल्केनोज आते हैं तुरंत इंस्टेंटेनियस, जैसे हमने टर्की अर्थक्वेक में देखा कितना डिवास्टेटिंग था। ओके, फॉल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं इंस्टेंटेनियसली। देन माउंटेन बिल्डिंग में हमने ये देखा, माउंटेन बिल्डिंग में हम देखते हैं टेंशन और कंप्रेशन। माउंटेन्स जो बन रहे हैं वो टेंशन या कंप्रेशन में फर्दर डिवाइड किए जा सकते हैं। एक्सोजेनेटिक के मेन कारण हो सकते हैं वेदरिंग। वेदरिंग किन कारणों से, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। और दूसरा है इरोजन। इरोजन किन कारणों से, तो ग्लेशियर, वेव्स, अंडरग्राउंड वाटर, विंड्स, रिवर वाटर। इरोजन इन सब की वजह से। अब ये मेजर प्लेट्स हैं। ओके, तो इसमें माइनर और मेजर दोनों प्लेट दी हुई हैं। तो जो प्लेट्स छोटी हैं वो माइनर, और जिनकी सिग्निफिकेंट एरिया जो कवर कर रहे हैं तो मेजर। तो हम राइट साइड से शुरू करते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट आप देख सकते हैं, ये डॉटेड बनाया हुआ है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये हो जाएगा फिलीपींस प्लेट। देन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी होता है, ये इंडियन प्लेट है। ओके, देन यूरेशियन प्लेट देखा जाए तो यहाँ से ये पूरा यूरेशियन प्लेट है। देन ये अरेबियन प्लेट, ये रहा अफ्रीकन प्लेट अपना, स्कॉशिया प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, देन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये हो जाएगा। ये कोकोस प्लेट, ये नास्का प्लेट, सॉरी कैरिबियन प्लेट, कोकोस कैरिबियन, और ये नास्का प्लेट, ये हो जाएगा। इसमें भी 2 है, ईस्टर और जुआन फर्नांडिस प्लेट। और ये हो जाएगा पैसिफिक प्लेट, जो यहाँ से यहाँ तक इधर भी आएगा, पैसिफिक प्लेट हो गया। तो दे आर द मेजर माइनर प्लेट्स। अब हम आते हैं एंड, सबसे पहले हम एंडोजेनेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे। हमने किसको देखा, हमने देखा अर्थ मूवमेंट्स में एंडोजेनेटिक प्रोसेस सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो प्लेट बाउंड्रीज, तो हमने ये प्लेट्स जो देखे इनको ही प्लेट्स बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। और मेजर
जो प्लेट्स हैं वो है यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, अफ्रीकन, अंटार्कटिक प्लेट्स। ओके, अब क्या होता है, ये प्लेट्स जो है ना, कुछ प्लेट्स जो है एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और कुछ जो प्लेट्स हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और इन दोनों एक्टिविटीज़ की वजह से अलग फिज़िकल फॉर्म्स बनते हैं। तो जो दो प्लेट्स पास आती हैं उनको डाइवर्जेंट प्लेट्स बोलते हैं, और इनकी वजह से क्या होता है, अपलिफ्टमेंट होती है जो कॉमन बाउंड्री है, या तो कह सकते हैं जब डिफरेंट वैसे फिज़िकल फॉर्म्स पास है, हम वैसे जनरलाइज नहीं कर सकते। तो डाइवर्जेंट पहले देखते हैं, ये इट इज़ द मार्जिन वेयर टू प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। कन्वर्जेंट है ये। डाइवर्जेंट मतलब दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर, एंड नैरो ओशन रिप्रेजेंट यंग डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि ओशनिक रिजेस और रिफ्ट वैलीज। अगर कोई दो चीज़ डाइवर्ज हो रही है तो उनके बीच में फॉल्ट ही तो क्रिएट होगा बड़ा सा, तो इसी की वजह से ओशनिक रिजेस और रिफ्ट वैलीज बनती हैं। वहीं हम कन्वर्जेंट प्लेट देखें तो अगर दो लोग कंबाइंड हो रहे हैं तो या तो इसमें सबड्यू हो जाए, कोई सबमर्ज हो जाए किसी के अंदर कोई, या तो ये दोनों ही टकरा के अपलिफ्ट कर दे कुछ, तो इनकी वजह से ट्रेंचेस, फोल्ड माउंटेन्स, सबडक्शन जोन्स ये सब बनते हैं। ओके, और ये हम देख सकते हैं मोटा मोटा कि ये क्यों हो रहा है। तो एस्थेनोस्फेयर में ना कन्वेक्टिव सेल्स होती हैं, और हम जानते हैं कि लिक्विड स्टेट में होता है एस्थेनोस्फेयर का मोल्टेन लावा, मतलब मोल्टेन जो मटेरियल होता है, तो उनका कंटिन्यूस साइक्लिक और एंटी साइक्लिक प्रोसेस उनकी चल रही होती है, जिसकी वजह से जो प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट अफेक्ट होता है। तो मिड ओशनिक रीजन हम देखते हैं, जब डाइवर्जेंट प्लेन्स होती हैं तो मिड ओशनिक रीजन बनता है, और फिर यहाँ से जो भी मोल्टेन मटेरियल है इसमें जाएगा और धीरे धीरे करके वो डिस्टेंस होते जाएगा, इससे ट्रेंचेस बनेंगे, माउंटेन्स बनेंगे, और सारी चीज़ें को समराइज़ करने की कोशिश की गई है इसमें। फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, इसमें क्या होता है कि जब दो प्लेट बाउंड्रीज जो हैं ना ऐसे जा रही है ना ऐसे आ रही हैं, वो दोनों ऐसे एक दूसरे को स्लैंटली एक दूसरे की मूव कर रही हैं। ओके, साइड बाय साइड मूव कर रही हैं, तो उनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। सो इसको क्या बोलते हैं अदर में, कंजर्वेटिव और पैसिव प्लेट बाउंड्री भी बोला जाता है। फिर कन्वेक्शन सेल हमने देखा, जो सर्कुलेशन हो रहा है मोल्टेन मटेरियल का, जो कि हीट डराइव्ड फ्रॉम द कोर है, उसकी वजह से वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, उसको बोलते हैं। इंटरनल फोर्सेस को टेक्टोनिक फोर्सेस भी बोलते हैं। देन फोल्ड क्या है, ये एक जियोलॉजिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय लेयर्स। देन पार्ट्स ऑफ फोल्ड, अगर ये एक फोल्ड है तो उसके पार्ट्स में देखा जाए तो एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, लिम्ब और क्रेस्ट, ये सारी चीज़ें फॉल बनती हैं। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही सिर्फ देखेंगे। देन फॉल्ट में भी दो फॉल्ट होता है, एक तो नॉर्मल फॉल्ट, ये हम देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि ये ऐसे मूव कर रहे हैं, मतलब दो ब्लॉक्स हैं और इन ये जो है ऐसे मूव किए, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रस्ट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉल्ट, और वही रिवर्स में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है क्रस्ट का। ओके, तो इसमें दोनों का एग्जांपल तो नहीं दिया है। ये याद रखना है कि नॉर्मल फॉल्ट जब क्रिएट होता है इसकी वजह से ग्रेवन और होस्ट, जैसे कि ये हम देखते हैं ना, ये कंजिक्यूटिव एक हाई पीक देन लो वैलीज, ये ग्रेवन क्रस्ट, ग्रेवन और होस्ट इनको बोलते हैं। ग्रेवन जो अपलिफ्टेड है और होस्ट जो नीचे है, ये फॉल्ट की वजह से क्रिएट होता है। रिवर्स फॉल्ट हम देखा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जब क्रस्ट का होगा। अब आते हैं, हमने एंडोजेनेटिक प्रोसेस देखे, अब एक्सोजेनिक प्रोसेस देखते हैं। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस जो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, और इसमें हमने देखा वेदरिंग होगी, मास मूवमेंट्स होगा, इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा। तो वेदरिंग में फिज़िकल वेदरिंग किन कारणों से हो सकती है, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, टेम्परेचर चेंजेस, फ्रीजिंग एंड थॉइंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग, एंड केमिकल वेदरिंग किन कारणों से हो सकती है, तो सोल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन। ओके, और बायोलॉजिकल वेदरिंग। देन मास मूवमेंट से
मास मूवमेंट से जैसे कि एवलांच आ गया, भूस्खलन, लैंडस्लाइड, मतलब ये सारे मास मूवमेंट्स हैं। तो स्लो भी हो सकते हैं और ये रैपिड हो सकते हैं। तो स्लो मूवमेंट अगर होता है मास मूवमेंट, तो उसमें क्रीप और सॉलिफ्लक्शन आएगा। सॉलिफ्लक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। नहीं, सॉलिफ्लक्शन आई थिंक इसमें यही है, क्रीप और सॉलिफ्लक्शन। और अगर रैपिड मास मूवमेंट होगा तो उसमें अर्थ फ्लो, मड फ्लो, डेब्रीज, एवलांच, लैंडस्लाइड्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो लैंडस्लाइड के अंदर भी क्या आएगा, स्लम, डेब्रीज स्लाइड और रॉक स्लाइड। देन कम्स टू इरोजन। इरोजन में क्या क्या आएगा, तो ये इरोजन हो सकता है रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स की वजह से, वेव्स एंड करेंट्स की वजह से, विंड्स की वजह से। और डिपोजिशन ये किन की वजह से हो सकता है, तो रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स एंड करेंट्स, विंड्स, इनकी वजह से हो सकता है। वेदरिंग हमने अभी देखा ऊपर सबका। देन कम टू वॉल्केनोज। सो वॉल्केनोज से हम क्या समझते हैं, वॉल्केनोज हम न्यूज़ में भी देखते रहते हैं और कहीं ना कहीं हमें आइडिया है इसका। तो इट इज़ अ वेंट इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ और अ प्लैनेट, जिससे through which molten rocks, hot rocks fragments and hot gases gush out of the surface. So gases forcing their way out of Earth's surface, following volcanic eruption containing high quantity of water vapors, H2O. Then at the time of volcanic eruption, the fluid embedded in Earth's surface is called magma. When magma hits ground, उसको लावा बोलते हैं। जब तक अंदर रहता है वो मैग्मा होता है, बाहर आता है तो लावा होता है। और अगर अंदर मैग्मा है और बाहर कोई वाटर बॉडी है तो वहाँ से गीज़र्स बनने के भी चांसेस होते हैं, जिसको कह सकते हैं गर्म पानी का फव्वारा। और वन ऑफ द मेजर गीज़र वो एक येलो स्टोन पार्क है यूएसए में, वहाँ पे ओल्ड फेथफुल नाम का एक गीज़र है। एंड वाटर वेपर्स भी कई कई जगह रिलीज़ होते हैं, जो कि लास्ट फेज होता है वॉल्केनिक इरप्शन का, तो उसको फ्यूमारोल्स बोलते हैं। देन वैली ऑफ 10,000 स्मोक, ये माउंट कटमाई साउथ अलास्का यूएसए में है, उसको बोला जाता है हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। ये एंडीज़ माउंटेन रेंज में है, जिसका नाम है ओजोस डेल सलाडो। हाईएस्ट पीक इन द एंडीज़ कौन था, माउंट एकोनगुआ। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। और वॉल्केनो की टाइप्स देखते हैं, तो ये 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि उनका नेचर कैसा है इरप्शन का। तो एक्टिव वॉल्केनो जो है, जिसको बोलेंगे जो फ्रिक्वेंटली इरप्ट हो रहे हैं। देन कीलू ऑन द हवाईयन आइलैंड्स ऑफ अमेरिका इज़ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। देन एक्टिव में ही हम देखें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉल्केनो इन टर्म्स ऑफ साइज़ ये मौना लोआ, ये भी हवाई में ही है, यूएसए। देन शील्ड वॉल्केनोज, ये इनके एग्जांपल्स है किलो और माउना लोआ। दे आर कंस्ट्रक्टेड प्राइमरली ऑफ थिन लावा फ्लोज दैट कवर लार्ज एरियाज। देन द डोमिनेंट लावाज ऑफ हवाई, फ्रॉम इरप्शन ऑफ विच result the structures typical of Hawaiian volcanoes are olivine basalt and basalts. Then Mount Etna and Stromboli in Italy, Colima in Mexico, Cotopaxi in Ecuador, Barren Island in Andaman Nicobar, Mount Erebus in Antarctica, ये some of the active volcanoes है। Then Stromboli volcano जो है ये सिसिली मेडिटेरेनियन सी में, इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी भी बोला जाता है। डॉर्मेंट जो कि अभी करेंटली एक्टिव नहीं है, बट दे आर थॉट टू बी पोटेंशियली एक्टिव। इसमें माउंट सेंट हेलेंस ऑफ यूएसए है। एक्सटिंक्ट आर दोज वंस इरप्टेड बट नाउ दे आर इनएक्टिव। इसमें आ जाएंगे कोहे सुल्तान ऑफ पाकिस्तान, दमाबंद इन ईरान, पोपा इन म्यांमार, कुलाल एंड किलिमंजारो इन अफ्रीका, चुम्बरोजो इन इक्वाडोर। और due to presence of large number of active volcanoes in coastal parts of Pacific Ocean, the region is called Pacific Ring of Fire. Most active volcanoes are on the coast of continents of America and Asia. Now we come to earthquake. तो earthquake से हम समझते क्या है, it is intense shaking of Earth's surface caused by movement in the outermost layer.
तो इसके स्टडी को सिस्मोलॉजी बोलते हैं। देन 3 टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस। जो फास्टेस्ट सिस्मिक वेव होती है वो प्राइमरी वेव्स, या फिर पी वेव्स भी बोलते हैं उनको। एंड पी वेव जो है वो सबसे पहले अराइव करती हैं अर्थक्वेक जब होता है तब। और पी वेव्स सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रैवल कर सकती हैं। देन कम सेकेंडरी वेव्स, इसको एस वेव्स भी बोलते हैं। एंड ये जो है सिर्फ सॉलिड से पास होती है, नॉट लिक्विड एंड गैस। तो व्हेन सेकेंडरी वेव पास थ्रू मटेरियल, द मटेरियल पार्ट्स आर शेकन। ये ट्रांसफर्स वेव होती है। ओके, सेकेंडरी वेव सॉलिड से होती हैं बट अनलाइक दे कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड एंड गैसेस। नाउ हम सरफेस वेव, जिसको एल वेव्स भी बोलते हैं। ओके, हमने देखा पी वेव, एस वेव और सरफेस को एल वेव्स। एंड दे आर सिस्मिक वेव्स दैट मूव अलॉन्ग अर्थ सरफेस, नॉट थ्रू इंटीरियर। ये सरफेस पे ही मूव करती है। ओके, हमने देखा पी वेव्स और ये एस वेव्स अंदर तक जा रही थी। एंड फर्स्ट काइंड ऑफ सरफेस वेव इज लव वेव, also known as Q wave. Other kind of surface wave is Rayleigh wave. शेडो जोन हम देख सकते हैं, अगर इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, वैसे इम्पोर्टेंट भी नहीं है। शेडो जोन उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे एक आपने फिगर देखा होगा कि पी वेव और एस वेव पास कर रही हैं। ओके, तो डिफरेंट डेंसिटी होने की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो रही थी फ्रॉम दी अर्थ। तो एक जोन था जहाँ पे पी और एस वेव दोनों नहीं थे, तो उसको शेडो जोन बोलते हैं। और दोनों के शेडो जोन अलग होते हैं, पी वेव और एस वेव के। पी वेव का होता है 105 डिग्री से 145 डिग्री, और एस वेव का एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री। देन सुनामी जो है होती है वो कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, अंडर वाटर लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक इरप्शन। ओके, सुनामी एक जापानीज वर्ड है बाय द वे। एंड अर्थक्वेक वेव्स आर मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नेम्ड सिस्मोग्राफ। रिक्टर स्केल मेजर करता है मैग्नीट्यूड, वाइल मर्सेली स्केल इम्पैक्ट इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर करता है ना। रिक्टर स्केल सिर्फ मैग्नीट्यूड और ये इम्पैक्ट। रिंग ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं। देन वी कम टू रॉक्स। सो रॉक्स, they are hard materials and they are found on the outer layer of the earth. 3 तरह के रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। और हम देखते हैं तीनों एक दूसरे में कन्वर्टिबल होते हैं। जैसे कि हमारा मैग्मा है वो मोल्टन मटेरियल है। ओके, सो अगर वो क्रिस्टलाइज होगा तो वो इग्नियस रॉक बन जाएगा। अब हम देखते हैं इसको बाकी दो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब ये इग्नियस रॉक, इसकी वेदरिंग और इरोजन और डिपोजिशन होगा तो ये सेडिमेंट में बदलेगा। ठीक है, सेडिमेंट में बदलेगा और फिर इसका कॉम्पैक्शन सीमेंटेशन होगा तो ये सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाएगा। देन अगर यही इग्नियस रॉक को अगर मेल्ट किया जाए, इसको हीट एंड प्रेशर में डाल दिया जाए तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। ऐसे हम देखते हैं कि ये तीनों इंटरकन्वर्टिबल होता है। इग्नियस रॉक ये सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा से बनता है, इसको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। और एग्जांपल्स कौन से हैं, तो बसाल्ट, ग्रेनाइट, पेगमेटाइट, डायोराइट और गैब्रो। इग्नियस रॉक्स जो हैं वो रिजिड होते हैं एंड डू नॉट कंटेन एनी फॉसिल, क्योंकि आप देखिए ना मैग्मा से तुरंत कूल डाउन होके बना है, तो उसके अंदर कोई फॉसिल कैसे हो सकता है। तो इसमें मेनली देखा जाए कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक आयरन, निकल, कॉपर, लेड, जिंक, क्रोमाइट, मैंगनीज, गोल्ड एंड प्लैटिनम। Then comes sedimentary rock. These are formed as layers of sediments caused by erosion of rocks. Sedimentary rocks are flaky. जैसे इसके एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, सिल्ट, चीक सॉइल, कोल, लोइस। ओके, एंड फॉसिल्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर इन सेडिमेंट्री रॉक। तो हम ये साइकिल देखें तो इग्नियस रॉक का जब वेदरिंग डिपोजिशन और ये सब हो रहा था, सेडिमेंट, उसका कॉम्पैक्शन, तो इट इज़ ऑब्वियस कि इस दौरान उसके अंदर कोई फ्लोरा फाना ट्रैप हो सकता है। तो इस वजह से
उनमें फॉसिल्स और फ्लोराफोना पाए जा सकते हैं। एंड आयरन और फॉस्फेट, कोल एंड सीमेंट ये सब इनमें भी पाया जाता है। मिनरल ऑयल भी इनमें पाया जाता है। और मेटामॉर्फिक रॉक ये हम देखते हैं इंटेंस हीट एंड प्रेशर कंडीशंस जब लगती हैं इग्नियस पे तब बनता है। और ये इसके एग्जांपल है स्लेट, शिस्ट, कार्डजाइट, मार्बल, फेलाइट, नीस। देन हम देखते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक। जैसे ये बेसिक सेडिमेंट्री रॉक है और इनको जब इंटेंस हीट एंड प्रेशर दिया जाता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है। तो जो सैंडस्टोन है उसका मेटामॉर्फिक फॉर्म क्या है? कार्डजाइट। लाइमस्टोन का है मार्बल, शेल का है स्लेट, स्लेट का है फिलाइट और कोल का है डायमंड। अब हम आते हैं वेरियस टोपोग्राफीज़ पे। टोपोग्राफीज़ मतलब एंडोजिनस और एक्सोजिनस फोर्सेस की वजह से जो वेरियस फिज़िकल फीचर्स बन गए हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेटोज़ और प्लेन, तो उनकी हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। सो माउंटेन्स जो है वो देखा जाए कि अबव इट्स इट्स अ लैंडफॉर्म दैट राइजेस प्रोमिनेंटली अबव इट्स सराउंडिंग, स्टीप स्लोप्स, ये सब इनके फीचर्स हो गए। तो माउंटेन्स में भी कितने तरह के काफ़ी तरह के माउंटेन्स होते हैं, जैसे कि ब्लॉक माउंटेन्स। देखिए एग्जांपल पूछता है कि ब्लॉक माउंटेन है या यंग फोल्ड माउंटेन है, और फिर एग्जांपल दे देगा अराउंड द वर्ल्ड से, तो वो पता होना चाहिए। तो ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं? ये रिज़ल्ट होते हैं फॉल्टिंग से, जो कि टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस से होती है। तो जो एलिवेटेड पार्ट होता है उसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, और जो संक पोर्शन होता है रिफ्ट वैली बनती है। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन्स जहाँ भी होगा वहाँ पे एक रिफ्ट वैली भी होगी। तो वॉर्जेस माउंटेन फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, और सॉल्ट रेंज पाकिस्तान, ये कुछ एग्जांपल्स है ब्लॉक माउंटेन के। और सियरा नेवाडा ये कैलिफोर्निया में है, मोस्ट एक्सटेंसिव ब्लॉक माउंटेन है। रेसिडुअल माउंटेन्स क्या है कि जो कि इरोजन ऑफ हार्ड रॉक से बन गए हैं, जैसे कि विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल हिल्स ऑफ इंडिया, सियराज ऑफ सेंट्रल स्पेन, मिसाज ऑफ यूएसए, ये रेसिडुअल माउंटेन के एग्जांपल हैं। देन एक्यूमुलेटेड माउंटेन, so the mountains formed out of the accumulation of volcanic material, pebbles, stones, sands and clays. okay, ये volcanic mountains हो गए। sand dunes और hills of sand, ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं। now coming to fold mountains क्या होता है? ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे को सॉलिड नहीं, कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स होती हैं वो जब एक दूसरे को पुश करती हैं तो राइज हो जाती है ना, उसकी वजह से वेव लाइक माउंटेन बनती है। सो हिमालयाज़ हो गया इंडिया का, उरल्स इन रशिया, रॉकीज़ इन नॉर्थ अमेरिका, एंडीज़ इन साउथ अमेरिका, ये फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल है। ये प्लेट्स हमने पहले भी देखा। इसमें देख लीजिए रॉकी माउंटेन्स ए पे हैं, यहाँ पे है रॉकी माउंटेन्स, ये रहा। तो ये जो माउंटेन्स है ना फोल्ड माउंटेन्स, मोस्टली प्लेट बाउंड्रीज के पास आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जॉन डी फुका प्लेट है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, उनके बीच हो गया ये रॉकी माउंटेन। फिर बी एंडीज ये रहा, नास्का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में हो गया ये। देन सी इज आल्प्स, सो आल्प्स भी यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के बीच में आ रहा है। डी हिमालयाज, इंडियन और यूरेशियन प्लेट। Then E is Atlas. Again, here it is Southern Alps F. F कहाँ है? F लिखा नहीं है, अच्छा ये रहा Southern Alps इसको बोलते हैं। Ural Mountains G, Appalachian Mountain H, ये रहा। ये एग्जाम्पल थे उनके। और अरावली रेंज जो है ये इट इज़ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ फोल्ड माउंटेन्स इन इंडिया। अरावली की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, ये माउंट आबू राजस्थान में लोकेटेड है। देन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अबव वाटर माउंटेन रेंज एंडीज़ है, अबव वाटर माउंटेन रेंज हो गया एंडीज़।
देन ड्रेकनबर्ग्स माउंटेन, ये कहाँ सिचुएटेड है? ये साउथ अफ्रीका में है और वहाँ का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। पायरेनीज माउंटेन, ये लैंड बॉर्डर बनाता है स्पेन और फ्रांस का। देन माउंट मैकिनले, ये हाईएस्ट माउंटेन है इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ब्लैक माउंटेन और वाइट माउंटेन्स, ये लोकेटेड है यूएसए में। ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज and home to planet's highest mountain peak, Mount Everest. British Columbia is called the Sea of Mountains. फिर मेजर माउंटेन रेंजेस इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको पॉज करके। मोस्टली हमने कवर कर लिया है सबको, जैसे कुछ कुछ जगह का नया लिखा है वैसे पता ही होगा इसमें। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्लेटोज पे। सो प्लेटो क्या होता है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द लैंड विच इज़ मोर और लेस फ्लैट एंड लेवल एंड स्टेज एट एन एलिवेटेड लेवल. इट ऑफन कम्स with its steep slopes or vertical cliffs on one or more sides. Their height generally varies between 300 to 500 meters. जो प्लेटो ऑफ पामीर है उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है. प्लेटो ऑफ पेंटागोनिया इसको रिजर्वॉयर ऑफ मिनरल्स बोला जाता है. पेटागोनिया जो है साउथ अमेरिका में, रिजर्वॉयर ऑफ मिनरल्स. देन प्लेटो फॉर्म्ड इन माउंटेन रेंजेस इज कॉल्ड इंटरमाउंटेन प्लेटो. और इंडिया में देखा जाए छोटा नागपुर और रामगढ़ प्लेटो. ओजाक प्लेटो यूएसए में है, ये डोम्ड प्लेटो है. और कोस्टल प्लेटो भी एक टाइप है अदर. देन देयर इज शील्ड टाइप. कोस्टल प्लेटोज आर आल्सो नोन एज शील्ड. नाउ कमिंग टू प्लेन्स. सो प्लेन्स क्या होता है? ये डिपोजिशन ऑफ आप कह सकते हैं रिवर और सेडिमेंट्स, इनकी वजह से बनते हैं. उनमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है लेवल ऑफ एलिवेशन का. ये भी इरोजनल प्लेन्स और डिपोजिशनल प्लेन्स के कारण बनते हैं. तो इरोजनल प्लेन्स में ये टाइप्स आ जाएंगे. इरोजनल प्लेन्स में क्या होगा कि अर्थ सरफेस कॉज बाय डेनुडेशन बाय वाटर रन ऑफ रिवर, वेन्स एंड ग्लेशियर्स वेयर्स आउट द रगेड सरफेस एंड स्मूदन देम. इसमें लुइस प्लेन, डेजर्ट, ग्लेशियल, कास्ट, पेनी प्लेन्स, डिपोजिशन प्लेन्स आ जाएगा. देन डिपोजिशन प्लेन इज ऑल्सो नोन एज एलुवियल प्लेन एंड डेल्टा प्लेन. Ganges, Satluj, Mississippi, Wango plains. External factors that bring changes on the surface and the consequent topography. So that is given here. एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि सरफेस चेंज लैंड, तो रिवर, ग्राउंड वाटर, सी वाटर, ग्लेशियर, विंड्स, ग्रासलैंड्स. तो ये ग्रासलैंड्स जो है अक्रॉस वर्ल्ड पाए जाते हैं. इसमें इनको उनके रीजन के बेसिस में ट्रॉपिकल, टेम्परेट ग्रासेस में कर सकते हैं डिवाइड. तो याद रखना है कि अफ्रीका में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में सवाना है, वेनेजुएला में लानोस, ब्राज़ील कैंपस वाले ग्रासलैंड को बोलते हैं, पार्कलैंड नॉर्थ अमेरिका एंड सेल्वाज इन अमेजॉन बेसिन. और वहीं टेम्परेट ग्रास के एग्जांपल्स हैं प्रेरी इन यूएसए, पैम्पस इन अर्जेंटीना, वेल्ड इन उरुग्वे एंड ब्राज़ील, पम्पास इन अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील एंड वेल्ड इन साउथ अफ्रीका, स्टेपेज इन यूरेशिया, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया. ये कई बार सवाल पूछे जाते हैं इस पर. देन नाउ वी कम टू कॉन्टिनेंट्स एंड मेजर पेनिनसुला. देखिए कॉन्टिनेंट्स एंड मेजर पेनिनसुला में हम एक एक कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे. और आई थिंक ये थोड़ा फैक्चुअल है बट विल ट्राई टू कवर इट. लेट्स कवर इट इन नेक्स्ट lecture. We'll start from continents and major peninsula. Thank you everyone.